अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चाइल्ड कस्टडी जो कि बाप कब ले सकता है अपने बच्चे की कस्टडी। अगर कोई माँ के पास हैं बच्चे और बाप लेना चाह रहा है तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसीजर है। इसके चार जो है ना डिफरेंट मोड्स होते हैं जब जो है ना बाप कस्टडी क्लेम कर सकता है। नंबर वन जो है कि वो अगर उसकी बीवी जो एक्स वाइफ थी या बच्चों की माँ जो है वो इमोरल लाइफ गुजार रही है, जिसका करेक्टर ठीक नहीं है, क्लब्स वगैरह में जाती है या कुछ और इस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें केस लब जी आप नोट कर लें PLD 1961 लाहौर 768 है। इसमें डिटेल से बताया गया था कि इमोरल लाइफ जब कोई गुजार रही हो वाइफ तो या बच्चों की माँ, तो फिर बच्चों की कस्टडी से वो हाथ धो बैठती है, उसको कस्टडी से फिर दस्तबरदार होना पड़ेगा। दूसरी है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से वो बाहर लेके जा रही हो, मतलब किसी दूसरे मुल्क लेके जाने का उसका प्लान हो, डर हो कि ये कहीं US से लेके जा रही है या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी लेके जा रही है बच्चों को, तो इसके ज़रिए इसके थ्रू भी जो है ना वो अपने कस्टडी से दस्तबरदार होना पड़ेगा उसको। इसका भी केस ला है PLD 1953 लाहौर 73। ये दो कंडीशन होगी। तीसरी है कि जब बहुत ही पुअर हो और उस किसी गांव में रह रही हो जहाँ पे कोई सहूलत ना हो, लाइट वगैरह की, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी ना हो माँ की बच्चों की, तो फिर वो भी इस सूरत में भी बच्चों को कस्टडी नहीं मिल सकती। तो बाप कस्टडी का, अगर बाप जो है ना वेल ऑफ है, उसके पास अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके पास अच्छा फाइनेंशियली अच्छा है वो, तो जॉब भी अच्छी है या बिज़नेस कर रहा है, तो माँ के पास अगर जो बच्चों की माँ है वो पुअर है तो फिर भी जो बाप को कस्टडी दी, क्योंकि इसमें सबसे पहले देखा जाएगा वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। जो मेन पॉइंट जो है ना कोर्ट देखती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखती है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ पे है। आपने सबसे पहले ये नोट करना है कि बच्चे की वेलफेयर जिस तरह होगी तो कोर्ट उसको देगी। अब दूसरी जो है कि जब औरत सेकंड मैरिज कर लेती है तो फिर उसमें भी यही है कि फिर वो कस्टडी से जो है ना उसको दस्तबरदार होना पड़ेगा, तो फादर को कस्टडी मिल जाएगी जब सेकंड मैरिज कर लेती है वो। ठीक है, जब सेकंड मैरिज कर ले वुमेन तो फिर भी जो है ना वो उसको दस्तबरदार होना पड़ेगा कस्टडी से। इसका केस ला है 1986 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। SCMR से बनता है सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, PLD से पाकिस्तान लीगल डिसीजंस। इस तरह से ये जो है ना ये केस लास के जर्नल्स होते हैं। इसमें जो अब 1944 जो है ये डिटेल से बताता है कि जब और दूसरी शादी कर ले तो फिर वो कस्टडी से वो दस्तबरदार होना पड़ेगा उसका। तो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। इमोरल लाइफ गुजार रही हो, अगर वो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से बाहर लेके जा रही हो, मिसल इस्लामाबाद या लाहौर की कहीं की भी रहने वाली है, कराची लेके जा रही हो उसको, उसका प्लान हो, या कोई बाहर US से कनाडा कहीं लेके जा रही हो, तो अगर बहुत ही पुअर है, उसका खामन जो था वो बच्चों का बाप जो है वो बहुत अमीर था और पुअर थी वो औरत, तब भी वो उसको कस्टडी नहीं मिलेगी। और दूसरी शादी, जब औरत दूसरी शादी कर ले तो इन चार सूरतों में जो है ना औरत कस्टडी से हाथ धो बैठती है, तो उसको दस्तबरदार होना पड़ेगा। अब इसका एक हम केस देख लेते हैं। एक आदमी ने किया है, अपने बच्चों के बाप ने जो है ना वो केस किया है बच्चे लेने के लिए। तो ये तो आपको पता ही होगा, इस सारा कुछ बताया हुआ हमने। पटिशनर नाम आ जाएगा, जो बाबर है पटिशनर है, और सना जो है उसकी बीवी है, और उसामा जो उनका बेटा हुआ था। क्यों दोनों एक ही घर में रह रहे हैं तो इसलिए रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 जो है इनका एड्रेस भी सेम है। उसके बाद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन वार्ड एक्ट फॉर द कस्टडी ऑफ माइनर। आगे आप हम इसकी ड्राफ्ट करते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट फॉर द कस्टडी ऑफ माइनर। ये 25 सेक्शन जो है ये टाइटल कस्टडी की टाइटल के लिए होता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का, कि टाइटलशिप किसके पास होगी, माँ के पास होगी या बाप के पास होगी। अब ये बाप लेना चाह रहा तो अंडर सेक्शन 25 जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत तो ये पटिशन जो है ना वो ड्राफ्ट करेगा। ठीक है, अब इसका आगे से हम देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रिस्पेक्टफुली श्वेत दैट द पटिशनर वाज मैरिड टू रिस्पोंडेंट नंबर 1। ये डेट आगे इसको शादी हुई दोनों की, मुस्लिम राइट्स एंड आफ्टर मैरिज जो है ना मुस्लिम राइट्स इस तरह के जो होते हैं, और मैरिज हुई आफ्टर मैरिज। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है जो उसकी बीवी है वो जो है लिविंग विद पटिशनर वाइफ एज ए वाइफ एट हिज हाउस, वो तो बीवी थी। तो पटिशनर नंबर 1 स्टार्टेड लिविंग विद पटिशनर एज वाइफ एट हिज हाउस, उसके घर में बीवी के तौर पर रहने लगी। तो दैट सेकंड पॉइंट बनाते हैं हमने, दैट द पटिशनर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर and has a good reputation in his office and belong to well educated and civilized family।
अब आगे हमने बताना है कि ये अच्छी फैमिली से काफ़ी वेल ऑफ है और काफ़ी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ताकि कोर्ट को लगे कि माँ जो है इसकी पुअर है और बाप जो है वो अमीर है, तो एक ज़रा प्लस पॉइंट आ जाएगा बाप की नज़र में, कोर्ट की नज़र में, कि ये बाप जो है ना इसका थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है इसकी। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना है दैट इन द बिगनिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 रिमेन कॉर्डियल एंड द पिटिशनर ऑलवेज ट्रीटेड द रिस्पोंडेंट नंबर विद लव एंड अफेक्शन एंड प्रोवाइडेड ऑल टाइप्स। अब इसमें हमने ये लिखना है कि जो बीवी के साथ जो है ना पिटिशनर जो है ना उसके साथ बहुत मोहब्बत करता है और वो लड़ झगड़ के रोज़ चली जाती है। अब बच्चा जो है उसके पास है, तो अब हम वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है जी दैट द पिटिशनर कॉन्ट्रैक्टेड द मैरिज रिस्पोंडेंट इन अकॉर्डेंस टू ये जो है शरी मोहम्मदी और एंड ऑलवेज वांटेड टू लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। इन दिस रिगार्ड पिटिशनर टाइम एंड अगेन रिक्वेस्टेड रिस्पोंडेंट वांटेड टू लिव लाइफ एज इस्लाम टीचर्स एंड प्रैक्टिस। और उसको इस्लाम के मुताबिक शादी की और इस्लाम के मुताबिक जो है ना अपनी बीवी को ज़िंदगी गुजारने का भी कहता रहता है। तो उसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में जाता है ना द आफ्टर जो है ना मैरिज रिस्पोंडेंट नंबर प्रूव हर सेल्फ एज एन अनवांटेड लेडी सेल्फिश एरोगेंट एंड वुमेन ऑफ विलफुलनेस। और ये सेल्फिश औरत है और बहुत ही एरोगेंट है और एक बहुत ही जाहिल किस्म की, मतलब इसमें हमने इस तरह की बताना होती हैं चीज़ें कि जो है ना ये इसको ये बहुत ही एरोगेंट है और इसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है। तो इस सारे पैराग्राफ में हमने वो सारी जो है ना वजूहात जो है ना जो बीवी में कंडीशंस पाई जाती हैं, जो मेंटली सिक है, साइको पेशेंट है, सारा कुछ जो है ना वो सारा कुछ हमने इसमें लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना अब इसके लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है रिस्पोंडेंट कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सबमिट हेयर दैट एट ए टाइम जब लड़ाई हो गई थी वो घर से चली गई। इसमें ये भी लिखा है ना कि वो लड़ाई झगड़ के घर से चली गई और साथ जो है ना गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी ले गई, और जब वो गई तो उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद अगला पैराग्राफ है दैट आफ्टर द पिटिशनर ट्राइड हिज लेवल बेस्ट फॉर द आबादी बट ड्यू टू स्टबर्न एटीट्यूड ऑफ द पिटिशनर एंड हर फैमिली इन वेन। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट है कि हमने ये बताना है कि इसमें ना पिटिशनर ने बहुत कोशिश की है और उसकी फैमिली ने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन उसके बिहेवियर इस तरह था, स्टबर्न बिहेवियर था, उसका एटीट्यूड था, जिसकी वजह से जो है ना सारा कुछ बेकार गया। उसके बाद आगे लिखना है पिटिशनर आल्सो फाइल्ड सूट फॉर रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट्स इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज एंड द फैमिली कोर्ट लाहौर विच इज़ पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ मिस्टर एस वाई जज। और ये जो है ना मैंने सूट फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी किया कि बीवी को कहे आके हस्बैंड को ज्वाइन करें, तो उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है ना वो केस अभी पेंडिंग है, तो उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है ना ये डेट आके लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद लिखना दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड माइनर सन वाज बोर्न। तो इसी दौरान जो है ना बेटा उनका जो पैदा हो गया, सन पैदा हुआ उनका, जो कि कस्टडी में जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1 की कस्टडी में है। दैट द पिटिशन नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई टू मीट विद द माइनर इज इन कस्टडी ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 बट ड्यू टू स्टबर्ननेस एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द फैमिली ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1। सारा कुछ बेकार गया उसके एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से। अब 10वें में ये लिखना है कि बाप बेचारा बहुत परेशान है, अपने बच्चों को गले लगाना चाहता है। द फादर इज़ लर्किंग टू एम्ब्रेस हिज माइनर फॉर दैट पर्सन पिटिशन अलॉन्ग, उसने पिटिशन के लिए किया, फाइल किया, और उसने फिर जो है ना अपनी सिस्टर जो है हया आमिर जो है उसको डेट को भेजा 2 PM पे। तो हाउस रिस्पोंडेंट नंबर 1 हर ब्रदर एंड अदर फैमिली मेम्बर एक्सटेंडेड थ्रेट्स, और उन्होंने डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस की थ्रेट्स दी हैं और उन्होंने बहुत बेइज्जती कर दी है, डेफेमेशन की है, उन्होंने बहुत बेइज्जती करके उन्होंने घर से निकाल दिया। कहीं सारे लोग मनाने गए थे उसको, पिटिशनर की बहन जो है वो साथ गई थी उसकी बीवी को मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको साथ भेजने से इनकार कर दिया और साथ उसको बेइज्जती कर दी, डेफेमेशन की, और उन्होंने बहुत रिडिकल किया, उन्होंने मजाक उड़ाया उन्होंने। उसके बाद आगे 11 पॉइंट है कि अब ये इसमें ये बताना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड बनाना है, हमने ऊपर एक ग्राउंड हमने बना लिया कि इसकी कंडीशन अच्छी थी, गवर्नमेंट ऑफिसर अच्छा रहने वाला है। और अब ये एक और पॉइंट हम लिखना है कि ये बाहर लेके जा रही है, यूके लेके जा रही है ये, तो हमें पता चला है कि ये जो है ना पासपोर्ट वगैरह तैयार कर रही है और इसको ना बच्चों को यूके लेके जाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद लिखना है दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड हर फैमिली मेम्बर्स आल्सो एक्सटेंडेड थ्रेट डायरेक्ट कंसिस्टेंट टू पिटिशनर and other family members on the telephone, and they also extending threats that they will leave the country and the petitioner can never see only an eye to his respondent number 2। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर जाने की धमकी दी इन्होंने
कि फ़ोन पे भी धमकियाँ देते हैं कि हम इसको बाहर ले जाएंगे और ये देखने को भी तरसेगा अपने बच्चे को। ठीक है, दैट द पिटिशनर एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ माइनर्स इंटर एलिया ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। अब वो जो आगे ग्राउंड लिखने हैं हमने कि किन ग्राउंड पे हमें कस्टडी चाहिए। नंबर 1 पे हमने लिखना है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो बीवी की सही नहीं है और हमारी जो है ना वो ठीक है। जो है ना रिस्पोंडेंट जो है ना 1 जो है वो जॉबलेस है और सोर्सलेस लेडी है। शी डज़ नॉट हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, सो इम्पॉसिबल टू मेंटेन एंड ब्रॉट अप द माइनर इन प्रिवेलिंग फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो बच्चों को वो सही देखभाल नहीं कर सकती। और उसके बाद लिखना है दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज लेडी ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस एंड समटाइम्स शी बिहेव लाइक अ साइको पेशेंट। अब इसमें लिख देना है कि साइको पेशेंट है, अजीब बिहेव करती है। फिर उसके बाद लिखना है जी डिस्कस्टिंग है, माइनर के साथ भी बिहेवियर के जो है ना फैमिली मेम्बर्स हैं रिस्पोंडेंट के, उसके बच्चे के साथ जो है ना बिहेवियर बहुत डिस्कस्टिंग है। ये पॉइंट्स बनाना है हमने। और उसके बाद आगे डिफरेंट देर द रिस्पोंडेंट इज़ लिविंग फैमिली इन पेरेंट्स हाउस, तो पेरेंट्स के साथ रह ली है तो वहाँ पर घर का माहौल इस तरह का नहीं है कि उसके आए रोज़ उसकी सेहत भी ख़राब हो रही है। द हेल्थ ऑफ माइनर इज़ डिप्रिशिएटेड। ठीक है, दैट द सेंस। उसके बाद 5th पॉइंट दैट सेंस नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 1 हैज़ लेफ्ट द हाउस द पिटिशन नंबर ऑफ टाइम्स गॉट द न्यूज़, उसने काफ़ी दफ़ा ये खबर सुनी है द इलनेस ऑफ द माइनर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1। रिस्पोंडेंट नंबर 1 की नेग्लिजेंस की वजह से बच्चा की सेहत काफ़ी दिन ब दिन ख़राब हो रही है। और 6था पॉइंट है कि दैट द इन्वायरमेंट ऑफ द हाउस ऑफ द रिस्पोंडेंट इज़ फुल ऑफ सफोकेशन, और बहुत सफोकेशन है वहाँ पे और वहाँ पे वो रहायश के काबिल नहीं है। इस तरह के पॉइंट सारे आपने लिखने हैं। फिर 7 पॉइंट में लिखना है कि दैट द फादर ऑफ द माइनर इज़ पोजीशन ऑफ वेल मेंटेन हिम, और बच्चे का फादर जो है वो अच्छी पोजीशन में उसको मेंटेन कर सके। द फादर ऑफ माइनर इज़ पोजीशन टू गिव ऑल बेसिक नेसेसिटीज़। पहले हम सारी माँ की लिखनी है, सारी वीकनेसेस लिखनी है, उसके बाद हमने सारी बाप की जो है ना स्ट्रेंथ्स लिखनी है जितनी भी हैं, ताकि वो फिर कोर्ट जो है ना उनका कंपैरिजन करे और फिर एक डिसीजन पे जो है ना वो पहुंच सके। फिर उसके बाद लिखना है 9 दैट इज द पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ द माइनर दैट द कस्टडी हैंडेड ओवर टू द पटिशनर, इन शॉर्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनर लाइज विद द पटिशनर। ठीक है, तो इसकी कस्टडी जो है ना पटिशनर के हवाले कर दी जाए। उसके बाद आप कॉज ऑफ एक्शन लिखना है। कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ एक्रूड? अ फ्यू डेज अर्लियर व्हेन द रिस्पोंडेंट फैमिली रिफ्यूज टू अलाउ द पटिशनर टू मीट हिज सन एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जब उन्होंने बच्चे को मिलने से इनकार कर दिया, कॉज एक्शन तब हुआ था जब उन बच्चे से मिलने से इनकार कर दिया, मिलवाने से इनकार कर दिया, अभी तक भी स्टिल कंटिन्यूइंग है। दैट रिस्पोंडेंट एंड रेजिडिंग विद द टेरिटोरियल लिमिट। अब जुरिस्डिक्शन भी है कोर्ट की, और तो आगे प्रेस्क्राइब फी जो है ना वो भी फिक्स्ड कर दी गई है। तो उसके बाद आगे हमने प्रेयर लिखनी है प्रेयर क्लास में। उसके बाद प्रेयर क्लास में ये आएगा कि इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द कस्टडी ऑफ द माइनर रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज ग्रेसफुली हैंडेड ओवर टू द पटिशनर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जो है ना ये है कि पटिशनर को रिस्पोंडेंट नंबर 2 का बच्चे जो है वो बाप के हवाले कर दीजिए, और अंडर एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 89 में कैन बी सेटल्ड, और इसको है ना इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए। आगे फिर लिखना इट इज़ फर्दर प्रेड दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंस्टेंट पिटीशन द इंटरिम कस्टडी ऑफ द माइनर में ग्रेसफुली हैंडेड ओवर देते। जब तक कस्टडी का फाइनल जो है ना डिसीजन नहीं होता तो इंटरिम कस्टडी जो है ना वो बाप के हवाले कर दी जाए। तो ये प्रेयर क्लास में हमने लाजमी लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि चाइल्ड कस्टडी अगर बाप लेना चाह रहा है तो जब हम केस फाइल करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि माँ अगर इमोरल लाइफ गुजार रही हो, कोर्ट से जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके जा रही हो, बहुत ही गरीब हो, सेकंड मैरिज करना चाह रही हो, इसे केस लॉज भी सारे जो हैं ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि शादी पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहले हो वकूआ, जैसे कि मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ सारे लेक्चर्स में, जो भी पहले वाक़या हुआ उसको हम पहले लिखेंगे, जो उसके बाद हुआ फिर उसको बाद लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉज ऑफ एक्ट्स के बाद फिर कॉज ऑफ एक्शन आएगा, कॉज ऑफ एक्शन के बाद जुरिस्डिक्शन और फिर कोर्ट फीस हमने फिक्स कर दी। ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर मेंशन करना पड़ता है हमें प्लेंट के अंदर, ये एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब इसमें लिखा है पहले शादी हुई, उसके बाद कुछ अर्सा ठीक रहे, फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए उनके, तो उसके बाद लिखना है सारी क्वालिटीज़ लिख देनी है जी, ये सारी क्वालिटीज़ हैं बीवी में जो है बच्चों की माँ है, एरोगेंट है और साइको पेशेंट है, इस तरह की सारी चीज़ें लिख के उसके बाद फिर जो है ना आपने लिखना है कि हमने सूट फॉर कंजुगल राइट्स का सूट भी किया हुआ है तो उसका भी डेट लिख देनी है। अगर किया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं किया हुआ उसने तो फिर इस पैराग्राफ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि ये पटिशनर जो है ना बाप जो है ना बहुत ही बेचैन है अपने बच्चों से मिलने के लिए, एक हमदर्दी शो करनी है हमने। और उसके बाद लिखना है कि ये भी नॉलेज में आया कि बच्चों को बाहर लेके जा रही है जुरिस्डिक्शन से कोर्ट की इजाज़त के बगैर,
तो उसके बाद लिखना है कि मैं मिलने के बार कोशिश करता हूँ, वो मिलवाने की कोशिश नहीं कर रहे और हमारी बेइज्जती करके निकाल देते हैं। फिर उसके बाद सारे ग्राउंड लिखने हैं, सारे औरतों की वीकनेसेस लिखनी है और जो फादर है उसकी सारी स्ट्रेंथ्स लिखनी है। उसके बाद फिर आगे प्रेयर क्लॉज में लिखना है कि हमें बच्चा को जो है ना इसकी जो है, उसके बाद प्रेयर क्लॉज में हमने लिखना है कि बच्चे की कस्टडी हमारे हवाले कर दी जाए अंडर सेक्शन गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के, और जब तक इसके केस की पेंडेंसी है उस वक्त तक इंटरिम कस्टडी जो है ना वो हमारे हवाले कर दी जाए। तो ये था सारा जो है ना चाइल्ड कस्टडी का। अगर बाप क्लेम करना चाहता है उसके बाद वेरिफिकेशन ऑथ आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।